अपना चैप्टर नंबर 12 व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश, है ना। तो अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है? जो पूर्व में या पहले कभी हमारे कार्य में ना आया हो या जिसके हमने कभी नहीं पढ़े। तो अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। मूल भावनानुसार गद्य अथवा पद्य का वह खंड, यानी कि वो कविता का भी भाग हो सकता है ना, और गद्य का भी हो सकता है ना, कि जो पाठ्यक्रम से प्रत्यक्षतः ना जुड़ा हो, यानी कि जो हम किताबें पढ़ते हैं, कोई भी पाठ पढ़ते हैं, उससे जुड़ा नहीं रहता, अलग से रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अपठित गद्यांश। मतलब कि जो पढ़ा हुआ ना हो, है ना। अब देखिए, अपठित गद्यांश या पद्यांश के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसी अवतरण के आधार पर देने होते हैं। जो पैराग्राफ दिया रहता है उसी के अंतर्गत हमको क्या करना रहता है? आंसर देना रहता है। अतः यह आवश्यक है कि उस अवतरण को एकाग्रता के साथ पढ़कर उसके मूल भाव अथवा केंद्रीय भाव को आत्मसात करें। मतलब हमको आंसर कहीं दूसरी जगह से नहीं देना रहता, कि जैसे हमको उसमें से क्वेश्चन आया और हम दूसरी जगह से आंसर दे तो गलत हो जाता है। जो पैराग्राफ दिया है उसी को आपको अच्छे ध्यान से पढ़ना, एकाग्रता से, है ना, ताकि आंसर उसी में से हम छाट के लिखें, है ना। उसके बाद देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर से छात्र की आंतरिक प्रतिभा, अभिव्यंजना शक्ति तथा चिंतन दृष्टि के साथ उसकी ग्राह्य क्षमता की भी अभिव्यक्ति होती है ना। यानी उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट में कितनी प्रतिभा है, छात्र में कितनी प्रतिभा है। उसके बाद देखिए, गद्यांश पद्यांश के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहज, सरल, पूर्ण, व्यवहारिक एवं सार रूप में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। उसको बोलते हैं गागर में सागर, यानी कम में अधिक, है ना। छोटे छोटे आंसर हमको देना पड़ता है। केंद्रीय भाव को संक्षिप्त शीर्षक के रूप में 1, 2, 3 शब्दों में देने के कारण अंतर दृष्टि से नई सूझ भी उत्पन्न होती है। यानी कि एक इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। एक तो इसका गद्यांश का क्या पूछा जाता है? शीर्षक पूछा जाता है ना। तो शीर्षक को क्या करना पड़ता है? पाठ के नाम के जैसे, छोटा सा पाठ के नाम जैसा छोटा लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सारांश दिया रहता है, तो सारांश में क्या करना पड़ता है? इसको भी छोटा 3-4 लाइन में देना पड़ता है, ठीक है। ये 2 चीजें रहती है। उसके बाद इसमें कई बार विलोम शब्द पर्यायवाची भी पूछा जाता है, उसी में से देना है अपने को। विलोम और पर्यायवाची भी दिया रहता है, तो वो अपने को क्या करना रहता है? उसी पैराग्राफ से देना रहता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब हम आपको एक गद्यांश पढ़ के सुना रहे हैं, है ना। ये वाला हमने शायद हमने 1 चैप्टर पढ़े थे, उसी के अंतर्गत है, ठीक है। कौन सा चैप्टर था हमारा? अभी लास्ट में हमने पढ़े हैं 2 कविताएं, नहीं, क्या था चैप्टर का नाम? हाँ, प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत का है ये। तो उसको एक कहानी के रूप में दे दिया है इसमें, पैराग्राफ के रूप में। देखिए, एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखकर किसी पढ़े लिखे युवक ने कहा, उसमें राजा ने कहा था, जीवन भर चरखा ही चलाया है या उस परमपिता की कोई पहचान भी की? वृद्धा ने उत्तर दिया, बेटा, सब कुछ तो एक चरखे में देख लिया। पढ़ा लिखा आदमी चौंका और उसने पूछा, कैसे? वृद्धा बोली, बेटा, जब मैं इस चरखे को चलाती हूँ तब यह चलता है, जब मैं इसे छोड़ देती हूँ बंद हो जाता है, चलाए बिना नहीं चलता। इस संसार में पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ये जो बड़े बड़े चरखे हैं, इनको भी चलाने के लिए कोई एक है। जब तक वह इन्हें चला रहा है तब तक ये चल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, इस चरखे को जब मैं चलाती हूँ ये मेरे हिसाब से चलता है। यदि इसे चलाने के लिए कोई दूसरा बैठ जाए तो यह चरखा तभी ठीक प्रकार से चलेगा जब वह मेरे अनुसार या मेरा अनुकरण करके चलाए। यदि वो विपरीत ढंग को अपनाएगा तो यह चरखा नहीं चलेगा या टूट जाएगा। ठीक यही नियम प्रकृति रूपी चरखे के साथ भी है। परमात्मा ने जिस ढंग से इस प्रकृति का निर्माण किया है, हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर यह प्रकृति जो हमारी सहचरी है, पालिका है, पोषिका है, इसका स्वरूप विध्वंस व संहारकारी हो जाएगा। भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, पर्यावरण संकट, जल संकट इत्यादि संकट स्वास्थ्य और जीवन अस्तित्व के संकट को जन्म देंगे, है ना। अब देखिए, इसमें प्रश्न दिए हैं, वृद्धा क्या कर रही थी? तो आंसर क्या लिखेंगे अपन? बिल्कुल छोटा सा आंसर क्या लिखेंगे? वृद्धा चरखा चला रही थी, ठीक है। बड़ा आंसर नहीं लिखना है अपने को। सेकंड क्वेश्चन है, पढ़े लिखे युवक ने वृद्ध महिला से क्या पूछा? ये पैराग्राफ हमने पढ़े, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो आंसर क्या रहेगा? पढ़े लिखे युवक ने वृद्धा से पूछा, जीवन भर
चरखा ही चलाया या उस परम पिता की कोई पहचान भी की है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, देखिए वृद्ध महिला ने बड़े बड़े चरखे किसे कहा, तो क्या रहेगा आंसर, वृद्ध महिला ने बड़े बड़े चरखे पृथ्वी, आकाश, चंद्र और सूर्य को कहा। अगला क्वेश्चन, अपने प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में कैसी है, उसके नियमों का पालन न करने का क्या दुष्परिणाम होता है। तो प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में मनुष्य की पालिका, कोशिका, सहचरी है। उसके नियमों का पालन न करने से पर्यावरण संबंधी अनेक संकट उत्पन्न होते हैं, जिससे स्वास्थ्य और जीवन अस्तित्व भी संकटग्रस्त हो सकते हैं, है ना। अब इसका बोला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, प्रकृति, है ना। ये हो गया आपका गद्यांश। अब देखिए एक पद्यांश पढ़ते हैं। पद्यांश में दिया है ये सेकंड वाला, है ना। बाकी आपको जो जिसमें जितने दिए हैं उसको पढ़ पढ़ के देखना है और समझना है। जैसे कि कोई भी गाइड वगैरह में अगर गद्यांश पद्यांश दिए होंगे तो उसको आप बिना मतलब आंसर देखे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है ना। अब देखिए, श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब असंग रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते। राजा प्रजा नहीं होता कुछ, होते मात मनुज ही, भाग्य लेख होता ना मनुज का, होता कर्मठ भुजबल। तो अब इसमें प्रश्न पहला है कि श्रम को कवि ने कैसा धन कहा है, तो क्या आंसर रहेगा, श्रम को कवि ने अमूल्य धन कहा है जिसका कोई मूल्य ना हो। सेकंड क्वेश्चन, राजा प्रजा नहीं होता से कवि का क्या आशय है, तो राजा प्रजा न होने से कवि का आशय है संसार में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, ना कोई बड़ा हो ना ही कोई छोटा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का मूल आधार क्या है, यह बोला गया है कि सारांश बताइए। तो अपन क्या लिखेंगे, इस कविता का मूल आधार श्रम है। इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रम को ही सारी सुख समृद्धि का केंद्र बताया है। और अगला क्वेश्चन क्या है, इस पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इसका आंसर क्या है, श्रम का महत्व। तो दो हमने आपको बता दिए गद्यांश में, एक गद्यांश और एक पद्यांश का। तो आपके दो इसमें और दिए हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। और गाइड में बहुत सारे गद्यांश पद्यांश दिए रहते हैं, उसको पढ़ पढ़ के आपको क्या करते जाना है, सॉल्व करना है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, आपको वो एग्जाम में जल्दी बनेगा, है ना। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। आपके लिए होमवर्क में क्या है, बस उसको पढ़ पढ़ के आपको प्रैक्टिस करते जाना और पेंसिल से आंसर लिखते जाना, जो भी जहां से भी सॉल्व करेंगे।